हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है करियर पाथवे यूट्यूब चैनल में। आप जैसा कि जानते ही हैं कि एचपीएस एग्जाम को टारगेट करने के लिए हमने प्रिलिमिनरी एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम 2012 से 2022 के बीच में एचपीपीएससी के वेरियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को कंपाइल कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें कि आपके पास एचएएस है, एलाइड सर्विसेज है, नायब तहसीलदार है, टीडब्ल्यूओ है, सीडीपीओ है, सेक्रेटरी है, एसीएफ है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पिछले 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चन पेपर से हमने सारे क्वेश्चन कंपाइल किए हैं। इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये बता पाना कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, और दूसरा कि एमसीक्यू के द्वारा कॉन्सेप्ट को समझना, ताकि लास्ट टाइम में एग्जाम से पहले आपका पूरा रिवीजन हो सके। तो चलिए आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी वाले सेगमेंट की। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। 2023 और 24 के लिए हमारे कुछ बैचेस की शुरुआत हो रही है, जिसमें कि एचएएस का हमारा बैच अभी थर्ड बैच की शुरुआत होगी, जिसकी की शुरुआत की डेट हमारी 1 जुलाई है। 1 जुलाई से हमारा तीसरा एचएएस के लिए एक बैच की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा हमारा एक कॉम्बो प्रोग्राम है, जिसमें कि एलाइड सर्विसेज और नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, और एक बैच हमारा एक्सक्लूसिव बैंकिंग बैच है, और एक हमारा बैंकिंग और एसएससी का कॉम्बो बैच भी है। तो यदि आप इन एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हु कैन अपॉइंट एन अडॉक जज इन द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अडॉक जज को अपॉइंट कौन कर सकता है। सो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्टर ऑफ लॉ है, कलीजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, दैट इज डी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अपॉइंटमेंट करते हैं अडॉक जज का, और उसमें भी प्रीरियर प्रेसिडेंट की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल आपके जजेस हैं, उसकी टोटल स्ट्रेंथ प्रेजेंट टाइम में है 34, इंक्लूडिंग सीजीआई। हम जानते हैं कि एक सीजीआई और इसके अलावा 33 जजेस आपके सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। एंड जजेस एंड सीजीआई आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसमें भी कलीजियम सिस्टम है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि अडॉक जज का मतलब होता है टेम्पररी जज, और इसका ग्राउंड ये होता है कि इफ देर इज अ लैक ऑफ कोरम, अगर लैक ऑफ कोरम है उस केस में, यदि जो जज की संख्या प्रॉपर नहीं है केस के लिए, तो उस कंटेक्स्ट में सीजीआई अडॉक जज को अपॉइंट कर सकते हैं, और उसमें उनको प्रेसिडेंट की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, तो उसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पूछा गया था कि अडॉक जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो वहाँ सीजीआई विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर होगा। डॉक जज के पास वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन होती है। डॉक जज के पास वही जुरिस्डिक्शन पावर प्रिविलेजेस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होते हैं। लेकिन अडॉक जज का, जैसे कि अडॉक है मतलब इसका पीरियड आपका टेम्पररी पीरियड रहता है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी आवश्यकता है, या जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो बाकी वैकेंसी जजेस की है जब तक वो पूरी फिल नहीं की जा सकती। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर्टिकल 28 of the Constitution prohibits discrimination on the basis of the caste and religion is the A option. Spread of communal hatred आपका B ऑप्शन है। Religious education in the government educational institutions C ऑप्शन है। D ऑप्शन आपके पास है अनटचेबिलिटी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आर्टिकल जो 28 है भारतीय संविधान का, वो क्या निषेध करता है। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया है। फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल नंबर 28 है, वहां से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आर्टिकल 28 जो है क्या निषेध करता है। तो इस केस में इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सी, रिलीजियस एजुकेशन इन द गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो सी इसका राइट आंसर होगा। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो अभी प्रिलिमिनरी एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, या जिनको भी शुरुआत करनी है, इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप देखेंगे लगातार पिछले
5 सालों में एचपीपीएससी में जितने भी पेपर्स हो रहे हैं सब में फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में जाना है तो फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है बिल्कुल आपको अच्छे से आना चाहिए। स्पेशली आर्टिकल नंबर 21 पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि 21 के अंदर अनेकों अनेक आपके फंडामेंटल जो राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने एलेबोरेट किया है। तो कई बार वहां से आमतौर पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन एज ए होल फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आर्टिकल 2 कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो आपकी फंडामेंटल राइट्स की है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए तो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 28 की। तो ये जो बेसिकली आर्टिकल है, ये जो फंडामेंटल राइट है, ये राइट टू रिलीजन है। सो दिस आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ द राइट टू रिलीजन। ये राइट टू रिलीजन का हिस्सा है ये आर्टिकल, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में है। तो कुल मिला के ये 4 आर्टिकल्स है, 25, 26, 27 एंड 28। आपसे यहाँ पूछा गया है कि 28 आर्टिकल के बारे में, तो उसका राइट एक्सप्लेनेशन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। इसका ये मतलब है कि जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें रिलीजियस एजुकेशन जो है नहीं दी जा सकती, वो प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 25 से 28 ये चारों ही आर्टिकल आपके राइट टू रिलीजन का हिस्सा है। राइट टू रिलीजन जो है वो फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी हम जानते ही हैं कि फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने अमेरिका से बोरो किया। फंडामेंटल राइट जो है पार्ट नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन का है। और आर्टिकल की यदि हम बात करेंगे तो आर्टिकल आपके पास जो है वो 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। एंड फंडामेंटल राइट्स को या पार्ट नंबर 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट। एंड पार्ट नंबर 3 जो इंडियन पॉलिटी का, इट अपहोल्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और फंडामेंटल राइट्स आपके पास कुल मिला के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 7 थे। एक फंडामेंटल राइट्स दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन स्क्रैप्ड आउट। राइट टू जो प्रॉपर्टी है उसको हटा के जो अब लीगल राइट बनाया गया, 44th अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 में। जनता पार्टी के उस समय जो भारत में रजीम था, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके शासनकाल में जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको लीगल राइट रिकॉग्नाइज किया गया है। सो ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ, आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। दैट इज आपसे पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है उसकी स्पिरिट भारतीय संविधान के अनुसार क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स है, प्रियम्बल है और आपका फेडरल सिस्टम है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान का जो इंटरप्रिटेशन है, जो उसकी व्याख्या है, वो किस के आधार पर की जाती है। व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपके पास हो जाएगा प्रियम्बल। तो इसका राइट आंसर सी है। प्रियम्बल बेस है जिसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल इज अ प्रीफेस, प्रियम्बल इज इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल इज लाइक का आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है और ये आईडी कार्ड की तरह है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। इसको भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। सो प्रियम्बल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज प्रियम्बल ये बताता है कि हमारा जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा जो स्टेट है उसका नेचर क्या है। और प्रियम्बल ये बताता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी। एंड चौथी बात जो प्रियम्बल आपको ये बताता है कि व्हाट इज द डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज प्रियम्बल जो है वो एक तरह का भारतीय संविधान का एक समरी है, एक आईडी कार्ड है, एक इंट्रोडक्शन है। अगर कम समय में संविधान को समझना है तो आई थिंक उसके लिए प्रियम्बल सबसे बेस्ट है। तो प्रियम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया और प्रियम्बल जो है
वो आपका जो सेट ऑफ पॉलिटी किस तरह का भारत का है वो भी आपको बताता है, नेचर ऑफ स्टेट क्या है ये भी बताता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी वो भी बताता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है ये भी बताता है। और प्रियम्बल में अभी तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज द 42nd अमेंडमेंट है, जो आपका 1976 में हुआ, जिसके द्वारा प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड जोड़े गए हैं, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर और फ्रेटर्निटी। जो है प्रियम्बल में ये 3 नए वर्ड जोड़े गए हैं। चलिए तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर अडॉप्टेड फ्रॉम। तो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि जो मौलिक कर्तव्य है संविधान के, उनको कहाँ से लिया गया है, उसका सोर्स क्या है अडॉप्शन का। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपसे पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से हमने इसको अडॉप्ट संविधान में किया है। तो इसका राइट आंसर आपके पास बी हो जाएगा, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। सो फंडामेंटल राइट्स की यदि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यदि हम बात करें, तो नाउ इट इज इन द पार्ट नंबर 4A, article number 51A, but it was originally not in the constitution when it was framed in 1949। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है इसको जो है बाद में एड ऑन कर लिया गया, 42nd अमेंडमेंट है 1976 का, जो कि इंदिरा गांधी के उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, उनके शासनकाल में हुआ। तो उसके द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसके लिए स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे फंडामेंटल ड्यूटीज को बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो 10 ड्यूटीज को यहाँ इनकॉर्पोरेट किया। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में एक अमेंडमेंट हुआ है, 86th अमेंडमेंट, जो कि बहुत ज्यादा चर्चित अमेंडमेंट है 2002 का, जिसके द्वारा एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है वो भी एड ऑन कर लिया गया था। फंडामेंटल राइट्स में भी, ड्यूटी में भी चेंजेस हुए। और 11th ड्यूटी जोड़ दी गई है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर किड्स, जो कि 6 साल से ऊपर है, कि उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजे। तो 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा कुल मिला के अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 6 हो गई हैं। और फंडामेंटल ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है हमने यूएसएसआर यानी कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया, और ये पार्ट नंबर 4A है, 46 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और स्वर्ण सिंह कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Constitution of India empowers the Supreme Court of India to adjudicate disputes between the center and the states through। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन स्क्रीन पे दिए गए हैं कि भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है, जिसके द्वारा वो सेंटर और स्टेट के बीच के डिस्प्यूट को हियर करता है। So this is very important, his options appellate, advisory, writ and original। तो इसका राइट आंसर आपके पास डी हो जाएगा, यानी कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, जिसके द्वारा ये जो शक्ति आपकी सुप्रीम कोर्ट की है, इट इज द ओरिजिनल जुरिडिक्शन बाय विच सुप्रीम कोर्ट सेंटर और स्टेट्स के बीच के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको आपका हियर कर सकता है। तो ये एक्सक्लूसिव पावर है। ओरिजिनल का मतलब ये हो रहा है कि एक्सक्लूसिव, नॉट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट। एंड ओरिजिनल मतलब बाय फर्स्ट इंस्टांस, नॉट बाय अपील। तो इसका ये मतलब है कि सेंटर और स्टेट या दो स्टेट के बीच के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, इस तरह के जो मामले ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में इनिशिएट किए जा सकते हैं, तो ये अपील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इनको इनिशिएट नहीं किया जा सकता। तो ये जो एक्सक्लूसिव पावर है, जो सेंटर और स्टेट के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की शक्ति है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है। तो यहाँ आप ऑप्शन में देखेंगे कुछ और भी पावर के बारे में बात हुई, जुरिस्डिक्शन के बारे में, जैसे एपिलेट के बारे में बात हो रही है, तो हाईएस्ट एपिलेट बॉडी भारत का सुप्रीम कोर्ट ही है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 143 है, जिसमें कि प्रेसिडेंशियल क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट को आंसर करना होता है। अब रिट के बारे में बात करेंगे। रिट जुरिस्डिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है, ध्यान रखना आपने। यानी कि एपिलेट जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कोर्ट के पास होती है। एवरी कोर्ट इज एपिलेट कोर्ट। एडवाइजरी जुरिडिक्शन एक्सक्लूसिव पावर है, जो कि आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, हाई कोर्ट के पास नहीं होती।
रिट जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ये शक्ति जो है दोनों ही कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों कोर्ट के पास ये अथॉरिटी पावर रहती है रिट जुरिस्डिक्शन की। और रिट जो है 5 टाइप की है जो कि आर्टिकल नंबर 32 में दी गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो आपका रिट का इस्तेमाल आर्टिकल 32 के तहत कर सकता है, और हाई कोर्ट की जो अथॉरिटी है दैट इज आर्टिकल 226 के अंदर ये पावर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है जी, ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन इससे पहले हमने कवर कर ही लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, इन डेमोक्रेसी सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज वेस्टेड इन। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि लोकतंत्र में जो शक्ति है उसका स्रोत क्या है। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन द पीपल, द पार्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ। द पीपल, डेमोक्रेसी की जो पावर है वो है ही पीपल है। तो आपको पता है कि अब्राहम लिंकन का एक बहुत फेमस कोट है, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड अल्टीमेटली उसमें पीपल ही जो आपके सबसे बड़ा सोर्स होता है डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो सिंगल सिटीजनशिप भारत की है, जो इकहरी नागरिकता भारत की है, ये जो प्रावधान है संविधान में, इसको हमने कहाँ से किया है। यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। देखो सोर्सेज वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ जो प्रोविजन हमने उसको हमने बोरो किया अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस तरह के क्वेश्शन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या आपके बोरोइंग फीचर्स है हमारे संविधान के, और बोरोइंग सोर्स क्या है। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमने किस देश की कॉन्स्टिट्यूशन से किया। तो उसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा यूके, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। यूके की जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप थी, यही कॉन्सेप्ट हमने भारत में किया। अमेरिकन सिटीजनशिप जो है ड्यूल सिटीजनशिप है, वो कॉन्सेप्ट हमने भारत में नहीं किया। और भारत की जो नागरिकता है ये पार्ट नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल नंबर आपके 5 to 11 के बीच में है। और यहाँ सिटीजनशिप एक्ट जो है दैट इज 1955 है, और सिटीजन इज द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो सिटीजनशिप है ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। और यूनियन लिस्ट का मतलब ये हो रहा है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शक्ति है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कानून बना सकती है। तो मतलब जो आपका सिटीजनशिप है इसमें 6 टाइम अभी तक अमेंडमेंट हो चुका है। सबसे पहला अमेंडमेंट 1986 में हुआ। उसके बाद यदि हम बात करेंगे अमेंडमेंट की तो आपका 1992 में हुआ, 2003 में अमेंडमेंट हुआ, 2005 में अमेंडमेंट हुआ, 2015 में अमेंडमेंट हुआ, और लास्ट अमेंडमेंट अभी आपका 2019 सीएए बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा है, आप सबको मालूम ही होगा। तो कुल मिलाकर जो जो आपका सिटीजनशिप है भारत की, वो अभी तक 6 टाइम अमेंड की जा चुकी है। चलिए तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल ऑडिट। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि सोशल ऑडिट के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये पंचायती राज से पूछा गया क्वेश्चन है। सवाल ये कि सोशल ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन, तो ग्राम पंचायत पहला ऑप्शन है, विलेज पंचायत है, इंटरमीडिएट पंचायत, पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी कि जिला परिषद। पंचायती राज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचपीपीएससी में ये हिट जो है एक पेट एरिया है क्वेश्चन पूछने का। अगर आप इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन पेपर देखें, इंडियन पॉलिटी वाला सेगमेंट देखेंगे पिछले 5 साल में एचपीपीएससी के जो वेरियस एग्जाम्स में, तो आपको पता चलेगा कि पंचायती राज से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो पंचायती राज बिल्कुल आपको पढ़ के जाना चाहिए, राइट फ्रॉम द आर्टिकल, राइट फ्रॉम द ओरिजिन, राइट फ्रॉम द कमिटीज, कमेटी की रिकमेंडेशंस कौन कौन सी रही है, उसके आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं से पंचायती राज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 73rd अमेंडमेंट तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है 1992 का, उसमें क्या प्रोविजन किए गए हैं, तो क्वेश्चन कहीं से भी आने की संभावना होगी। तो पंचायती राज वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि सोशल ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन कौन सा है। तो उसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ग्राम सभा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब बात करते हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम है भारत में,
उसके बारे में कुछ मैं मुख्य मुख्य बातें आपको बताता हूँ, लेकिन ओवरऑल तो ये बहुत अपने बहुत ज्यादा आपका बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो इसको यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। जैसे पंचायती राज की शुरुआत भारत में जो है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, तो जो उसके द्वारा हुई, और ये 1993 का इसका इन्फोर्समेंट है। तो एक्ट आपका 73rd हो गया 1992 का। तो 24 अप्रैल को इसको अप्रूवल मिलता है। 24 अप्रैल 1993 को इसको अप्रूवल मिलता है। तो कुल मिला के इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 24 अप्रैल 1993 से हुआ। तो यानी कि 24 अप्रैल एवरी ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज अ पंचायती राज डे। तो 73rd अमेंडमेंट आपका 1992 है ये। और पंचायती राज आपको मालूम होगा कि भारत में जो पंचायती राज की सबसे पहली जो कमेटी थी वो बलवंत राय मेहता कमेटी है। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन जो थी, 3 टायर सिस्टम था, जो कि बाद में 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 का, उसमें भी इसको हमने ले लिया। और पंचायती राज जब 73rd अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया, तो उसके बाद 11th रूल हमने ऐड ऑन कर लिया, जिसमें कि आपके 29 सब्जेक्ट्स है जिसपे कि पंचायती कानून बना सकती हैं। और पार्ट नंबर 9 है ये। और इसके अलावा आर्टिकल आपके 243 से लेकर आपके 243 ओ के बीच में है। सो ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान में है। आपके पास ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 280। देखो, फाइनेंस कमीशन वाला क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, बहुत हिट एरिया है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं वहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो फाइनेंस कमीशन जो है ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में इसको जो वर्णित किया गया है आर्टिकल 280 है। फाइनेंस कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एवरी 5 ईयर, 5 साल के बाद। व्हाट इज द वर्क, काम क्या है, डिवोल्यूशन करता है फंड्स का। तो सेंटर और स्टेट के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है फंड्स के डिवोल्यूशन का। और हर 5 साल के बाद इसका अपॉइंटमेंट होता है, और इसी के रिकमेंडेशन के बेस पे जो स्टेट्स हैं उनको जो डिवोल्यूट फंड किया जाता है। अभी आपको मालूम है कि 15th फाइनेंस कमीशन के बेस पे जो अभी फाइनेंस का डिवोल्यूशन सेंट्रल जो है स्टेट्स में कर रहा है। और 15 फाइनेंस कमीशन के जो हेड है NK सिंह है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको कवर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एंजॉयड बाय विच कोर्ट। तो आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है भारत में वो किस कोर्ट के पास है। जुडिशियल रिव्यू को हिंदी में कहते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन। तो न्यायिक जो पुनर्वलोकन की शक्ति है वो किस कोर्ट के पास है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो न्यायिक पुनर्वलोकन की पावर है ये आपके पास सी इसका राइट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कोर्ट के पास ये पावर दी हुई है। तो जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कोर्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या लेजिस्लेटिव जो इनेक्टमेंट है यदि वो अल्ट्रा वायरस है, कॉन्ट्ररी टू कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को डिस्ट्रॉय करता है, जो तो जुडिशरी के पास ये हथियार है कि जुडिशरी जो है उस कानून और उस आदेश को नल एंड वाइड कर सकती है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि जुडिशियल रिव्यू कोर्ट स्वतः नहीं करता, कोर्ट तक पहुंचना पड़ता है, पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, जिसके बाद जो कोर्ट है, न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट जो है उस ऑर्डर या उस इनेक्टमेंट पे जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। व्हाट इज द कोरम ऑफ द सिटिंग ऑफ राज्यसभा। तो आपके पास यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि राज्यसभा की जो सिटिंग का कोरम क्या होता है। मतलब इसका मतलब होता है कि जब हाउस की शुरुआत होती है तो हाउस की शुरुआत के लिए
कितना असेंशियल नंबर होना चाहिए कि हाउस की शुरुआत की जा सके? तो इसका राइट आंसर आपके पास 1/10 होना चाहिए, विच इज द बी ऑप्शन। राइट आंसर आपके पास बी इसका होगा। तो देखिए, ये चाहे राज्यसभा है, लोकसभा है, विधानसभा है, और चाहे आपकी जो आपकी परिषदें होती हैं उसकी बात भी हम करें, तो कोरम जो है 1/10 ही है, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 जो मेंबर होंगे तभी हाउस की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अगर ये कोरम आपके पास उपलब्ध नहीं है तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाउस के होते हैं उनके पास है राइट है, उनके पास है शक्ति है कि हाउस को वो एडजॉर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। आपके पास चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑडिट द रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट। क्वेश्चन ये है कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसका कौन सा फंक्शन है? तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का का फंक्शन होता है टू रिकमेंड द टाइम अलॉटेड टू डिफरेंट हेड्स, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। सो पार्लियामेंट्री कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री कमेटी आपकी टू टाइप्स की होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, दूसरी अडॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी वो कमेटीज होती हैं जो हमेशा हमेशा कमेटीज रहती है या उनको बनाया जाता है। अडॉक कमेटीज वो कमेटीज होती है जिसकी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन कमेटीज को फॉर्म किया जाता है, जो कमेटी हमेशा नहीं रहती। और यदि हम बात करें कमेटीज की, तो पार्लियामेंट की जो सबसे बड़ी कमेटी है वो कमेटी आपकी एस्टिमेट्स कमेटी है, जिसमें कि टोटल मेंबर 30 होते हैं। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी एक ऐसी कमेटी है जिस कमेटी का काम होता है जो आपके कैग की रिपोर्ट है उसको पूरा एग्जामिन करना। और जो पार्लियामेंट्री कमेटी में जो अपॉइंटमेंट होता है वो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ कमेटी ऐसी कमेटीज भी होती है जिसमें कि दोनों हाउसेस के मेंबर भी होते हैं। ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The governor does not appoint the following आप judges of High Court, Chief Minister, Advocate General of State, Chairman State Public Service Commission। तो आपके पास क्वेश्चन ही पूछा गया कि गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा कौन सी अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती। तो इसमें राइट आंसर आपके पास ए हो जाएगा, जज ऑफ द हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबॉर्डिनेट कोर्ट के जो जज होते हैं जिसमें कि स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके या दूसरे जो जज होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। बट हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसमें प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी आप ऑप्शन देखेंगे, चीफ मिनिस्टर है, एडवोकेट जनरल है, चेयरमैन है, तो ये सारी की सारी बॉडीज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a reservation of seats for the SC and ST in Panchayati Raj system under article number 243D of Indian Constitution is as। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कवर कर लेना चाहिए। अगेन ये क्वेश्चन आपका पंचायती राज से पूछा गया क्वेश्चन है जी, और यहाँ आपके पास आर्टिकल दिया हुआ दैट इज 243 आपके पास आर्टिकल है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो 243 के तहत जो आपका रिजर्वेशन है SC और ST का, उसका बेस क्या है, किस बेस पे जो है आरक्षण दिया जाता है। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर इसमें होगा प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। सो जैसे मैंने अगेन आपको पहले भी बताया कि पंचायती राज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डली कोई आपको ऐसा एग्जाम HPPSC का मिलेगा जिसमें कि पंचायती राज से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। सारे के सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके अलावा 73rd अमेंडमेंट जो हुआ है 1992 का, ये भी मालूम होना चाहिए। और इसका इन्फोर्समेंट 24 अप्रैल 1993 को हुआ है। 24 अप्रैल जो हम पंचायती राज डे के रूप में इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आर्टिकल्स आपके 243 से लेकर आपके 243 के बीच में आर्टिकल्स हैं। और हर आर्टिकल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ABCD से लेकर आपके O तक में कौन कौन सा प्रोविजन आर्टिकल्स में किया गया। इसके अलावा पार्लियामेंट, इसके अलावा जो पंचायती राज की कमेटीज हैं वो कमेटीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चलिए ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जुडिशरी इन इंडिया। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जुडिशरी के बारे में क्या करेक्ट है। तो वो आप देखेंगे कि अभी 2022 और 2021, स्पेशली 2022 में HPS के एग्जाम में अगर आप प्रिलिमिनरी में देखेंगे तो अब क्वेश्चन पूछने का ढंग थोड़ा बदला है।
करेक्ट और नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, समझें और आइडेंटिफाई करें कि आपसे क्या पूछा गया। जैसे आपसे यहाँ पूछा गया कि व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो कई बार आपका जो क्वेश्चन आपका सही हो सकता था वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है कि जुडिशरी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इंडिया हैज integrated judicial system. Judiciary in India function on the principle of due process of law. Apex court cannot overrule the decisions of the High Court. The power of judicial review means the power of the courts to revise their own decisions. तो इस केस में राइट आंसर आपका ए है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है भारत का, जिसको कि हमने सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके पास राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आर्टिकल 19(1)(b is related to peaceful assembly of citizens without arms. Second statement है freedom of press is exclusively mentioned in article 19(1)(d. Article 25 gives freedom of conversion to the citizens. Article 32 mention for its. तो जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि करेक्ट नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप उसको ध्यान से पढ़े। आपको ये पता होना चाहिए क्लियरली कि आपसे क्या पूछा गया। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट, कि करेक्ट क्या है, करेक्ट आपको बताना है। तो करेक्ट बताने के लिए जरूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सारी स्टेटमेंट्स को पहले पढ़िए। तो स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे, आपके पास नीचे ऑप्शन ABCD में दिए हुए हैं। आर्टिकल 19(1)(b ये सही है बिल्कुल। और सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस नॉट D(1)(b के अंदर होनी चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। और 25 आर्टिकल तो कन्वर्जन नहीं है, ये आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। आर्टिकल 32 मेंशन फॉर रिट्स, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि रिट्स आपकी 5 टाइप की रिट्स है। हैबिस कॉर्पस है, मैंडामस, आपका मैंडामस है, को वारंटो है, सर्टियोरी है, और आपका प्रोबिटेशन है। तो कुल मिला के जो रिट्स के आपके 5 टाइप्स है, ना कि 4। तो इस केस में राइट आंसर आपके पास हो जाएगा डी, यानी कि ओनली 1 आपका राइट आंसर होगा। चलिए ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जो है पार्टिसिपेट करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इलेक्शन किसका है? इंडियन प्रेसिडेंट का है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आप इनको पढ़ लीजिए। तो इसमें राइट आंसर आपके पास हो जाएगा डी, यानी कि ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सो वी नो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है उसमें इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करता है, इलेक्टोरल कॉलेज। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इलेक्टेड MPs होते हैं बोथ हाउस के, और इलेक्टेड MLAs होते हैं सभी स्टेट से, प्लस इलेक्टेड MLAs होते हैं दिल्ली प्लस पुदुचेरी, जो 2 UT में यहाँ असेंबलीज हैं। तो इनको भी, इनका भी पार्टिसिपेशन दिया गया है। अगेन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है कि दिल्ली और जो पुदुचेरी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा? तो ये अमेंडमेंट आपका 17th अमेंडमेंट हुआ है 1992 में। तो 17th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी जो आपकी यूनियन टेरिटरी है, इनको भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इनको पार्टिसिपेशन इनको दिया गया है। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following criteria are required for a political party to become a national party? तो ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दिनों अगर आपको मालूम होगा तो अभी ये न्यूज में भी चीजें रही, क्योंकि 3 पॉलिटिकल पार्टी से जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का जो आपका स्टेटस था उसको छीन लिया गया, और एक जो स्टेट पार्टी थी उसको नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिला है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या है। तो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया आपको पढ़ के चला जाना चाहिए। इसका राइट आंसर आपके पास डी हो जाएगा। तो यदि हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 6 जो पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिला हुआ है। तो 6 पॉलिटिकल पार्टी है जो कि अभी नेशनल पार्टीज आपको मिल जाएगी, और उसमें से जो न्यू एंट्रिएंट है उसमें आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी जिसका कि एस्टेब्लिशमेंट आम आदमी पार्टी का 2012 में ये पार्टी एस्टेब्लिश हुई थी। अरविंद केजरीवाल इस पार्टी के नेशनल कन्वीनर है।
अब जो है ये नेशनल पार्टी का इनको रिकॉग्निशन मिला है। इससे पहले तीन पार्टियां जो आपकी नेशनल पार्टीज थी उनसे ये जो रिकॉग्निशन है इसको छीन लिया गया, जिसमें कि आपकी एनसीपी है, और इसके अलावा आपकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, टीसी है ना, और इसके अलावा जो आपकी सीपीआई है, सीपीआई पार्टी से भी नेशनल पार्टी का जो रिकॉग्निशन था उसको छीन लिया गया है। देखो एग्जाम में कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी देखे हैं, जैसे नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। कई बार वहां से मैच करने के क्वेश्चन आते हैं। नेशनल पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ वो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और नेशनल पार्टी के सिंबल्स क्या है, कई बार वो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिला के जो 6 नेशनल पार्टी उसमें बीजेपी पार्टी आपको बताया कि 1980 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और उसके अलावा कांग्रेस आईएनसी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, 1885 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके अलावा जो सीपीआई एम है यानी कि मार्क्सिस्ट है, 1964 में आपको पता है कि सीपीआई से अलग होकर सीपीआई एम बनी थी 1964 में। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट आपका 1964 का है। बीएसपी पार्टी, हालांकि बीएसपी पार्टी का अगर आप देखेंगे तो पोल जो आपका परफॉर्मेंस है लगातार उसका डाउन हो रहा है, लेकिन स्टिल अभी बची हुई पार्टी की इसको नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन अभी इसका बरकरार है। तो 1984 में बीएसपी पार्टी को नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिला। और एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी, ये भी नई पार्टी है जिसको कि 2000 आपकी 13 में बनी हुई पार्टी है। और पीए संगमा की ये पार्टी है। पीए संगमा आपको पता है कि भारत के लोकसभा के स्पीकर भी रहे प्रेजेंट टाइम में, कुणाल संगमा, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री है। और इस पार्टी का जो सिंबल है वो आपका बुक है। कुल मिला के अभी 6 नेशनल पार्टी, 3 नेशनल पार्टी से जो रिकॉग्निशन नेशनल पार्टी का था वो अभी विड्रॉ किया गया है। चलिए तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द स्पीकर अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज हर मदर टंग। तो देखो अगर आप देखेंगे पिछले, अगर आप पॉलिटी की वीडियोस देखेंगे तो ये उस कड़ी में चौथा वीडियो है। तो लगातार ये क्वेश्चन हर वीडियो में डिस्कस हो चुका है, तो मैं इसके बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। राइट आंसर आपका सी है इसका। और इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो कई बार क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना भी एग्जाम में होती है। तो यदि आपने प्रीवियस 10 ईयर की क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली भी रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपके पास मैच करने को दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपका अमेंडमेंट से है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है। 24 1971, 42 1976, 30 फर्स्ट अमेंडमेंट आपका 1973, 52 अमेंडमेंट आपके पास जो है ये अमेंडमेंट आपका 1985 आपके पास दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुए हैं उनकी सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए। स्पेशली 2014 मोदी regime के बाद जितने नए अमेंडमेंट्स हुए वो तो सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी एग्जाम में के लिए, एग्जाम में आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी एग्जाम में जाएं उससे पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया हो। तो यहाँ ये चारों के चारों आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपके पास सी हो जाएगा, ऑल आर करेक्टली पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्वाजी फेडरल स्टेट, फेडरेशन या कन्फेडरेशन। राइट आंसर आपके पास यूनियन ऑफ स्टेट इस क्वेश्चन का हो जाएगा। संविधान का जो अनुच्छेद एक है वो आपको क्या बताता है इंडिया को? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। और वो यही आर्टिकल है 1 जहां कंट्री का नाम आपको मिल जाएगा, इंडिया दैट इज भारत, या भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना अक्सर रहती है। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में टोटल कितने मेंबर थे? तो उसका राइट आंसर आपके पास 389 होगा। और हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशन के बेस पे ये फॉर्म हुई। 1946 को ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म होती है। 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट सेशन जो इसका हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशन के बेस पे 1946 में
कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो फॉर्म हुई थी, इसमें टोटल स्ट्रेंथ आपकी 389 की थी। हालांकि आपको पता कि बाद में माउंटबेटन प्लान आया 1947 में, जिसे हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहते हैं, उसके द्वारा घोषणा हुई कि पाकिस्तान भारत से अलग हो जाएगा। तो दो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, यानी कि पाकिस्तान के लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म कर दी गई। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो नंबर है 389 से ये डिक्रीज हो गया। तो कुल मिला के रफली पॉइंट ये है कि जब आपको एग्जाम में जाना है तो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत पेट एरिया रहेगा। इसमें बहुत कुछ फैक्चुअल डाटा वाले क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ भी आपसे नंबर पूछा गया, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाना चाहिए। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच अमेंडमेंट एजुकेशन वाज मेड अ सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एजुकेशन जो है किस अमेंडमेंट के द्वारा इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इसको तो कवर कर लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट है 1976 का, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 42nd अमेंडमेंट है 1976 का, इस अमेंडमेंट के द्वारा ही एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंकरेंट लिस्ट जो है, अ, ये लिस्ट आपको पता है कि 7th शेड्यूल में मिलेगी। 7th जो शेड्यूल है, 7th शेड्यूल के अंदर तीन तरह की लिस्ट मिल जाएगी। एक यूनियन लिस्ट है, दूसरा आपका स्टेट लिस्ट है, तीसरा आपका कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के तहत जो पावर है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, स्टेट लिस्ट की पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, और कंकरेंट लिस्ट की जो पावर है वो दोनों तरह की गवर्नमेंट के पास होती है। 7th शेड्यूल के अंदर ये लिस्ट दी गई है। और यहाँ जो एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है, जो कि पहले जो कि इसमें कंकरेंट लिस्ट में इसको डाला गया, तो 42nd अमेंडमेंट है 1976 का। कंकरेंट जो लिस्ट है ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, कवर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312 कैन बी क्रिएटेड बाय वोम। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज नई बनाई जाती है, किसके पास ये शक्ति है। तो आर्टिकल तो 312 है ये। न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, ये शक्ति राज्यसभा के पास, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। सो आर्टिकल 312 जो है वो राज्यसभा को एक्सक्लूसिव राइट देता है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन और अबॉलिश के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसके पास शक्ति है, पावर है कि नई ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट भी कर सकता है और उसको अबॉलिश भी कर सकता है। राज्यसभा आपको पता है कि ये अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। और ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो भारत में कुल मिला के अभी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। IAS, IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, जिसकी नई ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट और अबॉलिश करने की पावर आर्टिकल 312 के तहत ये राज्यसभा को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे। नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ, कि कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता किसकी परमिशन के बिना। तो राइट आंसर इसमें आपका पार्लियामेंट होगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा डी आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा प्रयास कैसे लग रहा है आप हमें जरूर बताइए, आप कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। यदि आप हमारे किसी भी कोर्स का हिस्सा होना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 5 बहुत जल्दी आपके सामने होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.